भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी 1947 में मिली, पर आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में हुआ था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या जिसे हम द सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, वो विफल रहा और अगले 90 सालों तक ब्रिटिश राज कायम रहा। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि 1947 या उससे कुछ पहले ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल इन्फो ड्राइव पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए आज देखते हैं कि भारत को आज़ादी 1947 में ही क्यों मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सबसे बड़ा हमला भारत पे 1757 में हुआ, जहां बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त कुछ भारतीय सैनिकों ने नई राइफल के कारतूसों को मुंह से चबाकर उपयोग में लाने से मना कर दिया। इसका कारण था कि उस दौरान ऐसा कहा गया था कि ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के मिश्रण से बने हैं। ये चीज़ हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के रिलीजियस बिलीव्स को आघात पहुंचाती। कंपनी ने इसके जवाब में उन सैनिकों को अरेस्ट कर लिया। अपने साथी सैनिकों की गिरफ्तारी से नाखुश होकर अन्य भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों को गोली मार दी और क्रांति की एक छोटी सी चिंगारी मेरठ से उठकर एक ज्वाला के रूप में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर और अन्य कई जगहों पर फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे प्रत्यक्ष रूप से इंटरफेयर करती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निष्कासित कर दी जाती है। इस दिन से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सीधी हुकूमत भारत पर स्थापित हो जाती है और ये सत्ता अगले 90 वर्षों तक भारत पर अपनी साख जमाए रखती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश राज का अंत 1947 में ही। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंशनिंग आता है एक हीरोइक एपिसोड का, जिसे अंजाम दिया था रॉयल इंडियन नेवी ने। ब्रिटिश इंडिया की कोस्ट लाइन को गार्ड करती थी रॉयल इंडियन नेवी। सन 1939 में रॉयल इंडियन नेवी के कुल एम्प्लॉयज़ की संख्या थी अराउंड 1200, जिसको सन 1944 के आते आते तक बढ़ाकर कर दिया गया था 30,000। दैट मीन्स ड्यूरिंग द 4 years ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन नेवल रेटिंग्स का नंबर 25 गुना तक बढ़ा दिया गया था। और ये सारी पोस्टिंग्स जूनियर मेंबर्स ऑफ नेवी की होती थी, जिनका काम होता था शिप पर छोटे मोटे काम करना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। मगर ये जूनियर नेवल सोल्जर्स बेसिक सुख सुविधाओं से भी वंचित रखे गए थे, जैसे रहने के लिए साफ सुथरी जगह, खाने के लिए स्वच्छ स्वस्थ खाना, और तो और इन्हें नस्लीय भेदभाव, अधिकारियों द्वारा बुरी भाषा का प्रयोग, ब्रिटिश और भारतीय सोल्जर्स के बीच असमान वेतन, पदोन्नति के अवसर न मिलना जैसी कई सीरियस प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ रहा था। इन भारतीय नेवल सोल्जर्स को ऐसी कंडीशंस में रखा जा रहा था जो एक सामान्य आदमी के लिए एक दिन भी सहना मुश्किल था। इस सब से नाखुश होकर रॉयल इंडियन नेवी के शिप HMIS तलवार के कुछ भारतीय सोल्जर्स बलाई चंद्र दत्त और उनके साथियों ने शिप के डेक पर चढ़कर रिवोल्ट नाउ, किल द ब्रिटिश, गेट आउट ऑफ इंडिया जैसे नारों वाले झंडों को लहरा दिया, अपनी ओर हो रहे अन्याय को सामने लाने। ये सब हुआ 1 दिसंबर 1945 यानी नेवल डे सेलिब्रेशन के दिन। तो इस आवाज़ की गूंज दूर तक सुनाई दी। इसका असर वही हुआ जो होता आ रहा था। इन नेवल रेटिंग्स को अरेस्ट कर लिया गया। उन दिनों एक और खबर सुर्खियों में थी कि INA के गिरफ्तार सोल्जर्स को पब्लिकली प्रोसिक्यूट किया जाएगा रेड फोर्ट पर। तो अपने साथी नेवल सोल्जर्स की गिरफ्तारी और INA सोल्जर्स की पब्लिक प्रोसिक्यूशन की खबर ने बाकी सभी नेवल रेटिंग्स को उत्तेजित कर दिया। अब इन्हें ज़रूरत थी अपने इस छोटे से एक रिवॉल्यूशन को एक मास मूवमेंट में तब्दील करने की। तो 17 फरवरी 1946 की रात को इन नेवल रेटिंग्स ने एक बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन्होंने अपना उदाहरण लिया, जहां गांधी जी ने टैक्स ऑन सॉल्ट को अपना मुद्दा बनाया था, क्योंकि सॉल्ट एक रोज़मर्रा की रेगुलर कमोडिटी है जो हर कोई आम इंसान यूज़ करता है, और इसी वजह से वो जनमानस को अपने साथ लेने में कामयाब रहे थे। तो उसी तरह इन नेवल सोल्जर्स ने खराब खाने को अपना मुद्दा बनाया। इन्होंने नारा दिया, नो फूड नो वर्क, और सभी नेवल सोल्जर्स हंगर स्ट्राइक पर चले गए। 18 फरवरी 1946 की सुबह तक 88 में से 78 नेवल शिप्स एकजुट हो चुके थे और इनके डेक पर कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग,
और ट्राई कलर के झंडे लहराने लगे थे। इसके उपरांत ये सभी नेवल सोल्जर्स अपने इस मूवमेंट को बड़ा बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने शिप्स छोड़कर मुंबई की सड़कों पर उतर आए एंड द रिन म्यूटिनी ब्रोक आउट। मुंबई के आज़ाद मैदान में इन प्रोटेस्टिंग सोल्जर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें ये सिविलियंस को भी एड्रेस करते हैं। संवेदना के चलते सिविलियंस हंगर स्ट्राइक पर बैठे नेवल सोल्जर्स के लिए खाना लाने लगते हैं और आजू बाजू के शॉपकीपर्स इन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटा सा नेवल रिवॉल्ट एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ करवट लेने लगता है, जहां ये सभी प्रोटेस्टिंग सोल्जर्स एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन करते हैं। मोहम्मद शोएब खान इसके प्रेसिडेंट और मदन सिंह वाइस प्रेसिडेंट घोषित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कमेटी पूरी तरह सेक्युलर होती है। अब अपने इस रिवॉल्यूशन को और सशक्त करने के लिए एनसीएससी बिग गांधीयन पॉलिटिकल लीडर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को अप्रोच करती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जहां गांधीयन लीडरशिप इस उम्मीद में है कि आज़ादी 2-4 सालों में नेगोशिएशन से, सेटलमेंट से, इन शॉर्ट बातचीत से, अहिंसा और शांति से मिल जाएगी, वहां ये नेवल सोल्जर्स विदाउट एनी वार्निंग प्रैक्टिकली रिवोल्ट कर देते। अब ये एजिटेशन इतना बड़ा हो जाता है कि ऑफशोर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स भी इससे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और उनमें भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगता है। ब्रिटिशर्स ये महसूस करने लगते हैं कि आर्मी, जो उनकी मोस्ट डिपेंडेबल एसेट है, वो उनके विरोध में जाने लगी है। इससे ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज की ओर गौर करने लगते हैं। 1946 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे क्लेमेंट रिचर्ड एटली भी ये स्वीकार करते हैं कि इस रिन म्यूटिनी के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिश सरकार को सहने पड़े हैं। मगर दूसरी तरफ उस समय के गांधीयन पॉलिटिकल जायंट्स इस नेवल अपराइजिंग को खत्म करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। वो इन नेवल सोल्जर्स को कन्विंस कर लेते हैं सरेंडर करने के लिए और उन्हें आश्वासन भी देते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात मानते हुए इस अपराइजिंग के मेन लीडर और एनसीएससी के प्रेसिडेंट मोहम्मद शोएब खान कहते हैं, अ सरेंडर टू द इंडिया नॉट टू द ब्रिटिश, और अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर देते हैं। पीएम एटली भी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये स्टेटमेंट देते हैं कि दोनों ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर्स ने इस नेवल अपराइजिंग को खत्म करने में उनकी मदद की और इस तरह 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी का ये ऐतिहासिक रण खत्म हो जाता है। इस रिवॉल्ट से जुड़े भारतीय सेनानी बलाई चंद्र दत्त, वाई.के. मेनन, ऋषिदेव पुरी, मोहम्मद शोएब खान, मदन सिंह और कई अन्य सैनिक कैद कर लिए जाते हैं। इनके खिलाफ ट्रायल्स होते हैं और ये महीनों सालों तक जेल में कैद रहते हैं और आज़ादी के बाद भी ना ही इंडियन ना ही पाकिस्तानी नेवी इन्हें एक्सेप्ट करती है और ना ही रिक्रूट करती। रॉयल इंडियन नेवी के इस मैसिव असॉल्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड में हुए विध्वंस के चलते ब्रिटिशर्स हार कर भारत छोड़ देते हैं और 1947 में हम आज़ाद हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आज़ादी दी नहीं जा सकती, छीनी जाती है। तो क्या 1946 रॉयल इंडियन म्यूटिनी नेताजी के उस कथन को चरितार्थ नहीं करती है? इतना इम्पॉर्टेंट और मैसिव इवेंट हमारे एजुकेशनल करिकुलम में से मिसिंग क्यों है? हमें इसके बारे में स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया क्यों नहीं जाता है? क्या अभी भी आपको यकीन है कि भारत को आज़ादी शांति और अहिंसा से मिली है? सोचिएगा ज़रूर। अंत में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि इस ऐतिहासिक घटना का एक छोटा सा मेमोरियल मुंबई के कोलाबा में स्थित है। अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज़रूर विजिट करें और अपने सोल्जर्स के द्वारा दिए गए बलिदानों को याद रखें। अगर आपको मेरी ये खोज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत की इसी तरह रोमांचित कर देने वाली सत्य घटनाओं को आप तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।